नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन नई दिल्ली में। पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस रखी गई थीम। टेरी का फ्लैगशिप इवेंट है WSDS। क्लस्टर बम संधि से बाहर हुआ लिथुआनिया। संधि से बाहर होने वाला पहला देश बना। रूस के डर से संधि से बाहर हुआ लिथुआनिया। और यूएसए और हांगकांग कंपनीज के बीच हुई पनामा नहर के पोर्ट्स को लेकर डील। यूएसए ने किया बड़ी जीत का दावा। हांगकांग ने डील को बताया राजनीति से अलग। आइए शुरू करें। WSDS यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन 5 से 7 मार्च 2025 के दौरान नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया जा रहा है। WSDS 2025 की थीम रखी गई है पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। इस साल की थीम का फोकस है कि सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपसी सहयोग पर जोर दिया जाए। समिट में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि ग्लोबल साउथ क्लाइमेट एजेंडा को लीड कर रहा है और ग्लोबल साउथ के मुखिया के तौर पर भारत जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी कमिटमेंट्स को तेजी से पूरा कर रहा है। देखिए, ग्लोबल साउथ में आमतौर पर वे देश शामिल हैं जिन्हें विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। ये देश आमतौर पर दुनिया के सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ये देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। इन देशों में गरीबी, आय में ज्यादा असमानता, कम जीवन प्रत्याशा और जीवन की कठिन परिस्थितियां मौजूद होती हैं। पर्यावरण मंत्री के बयान के मुताबिक अकेले 2020 में भारत ने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 7.93% तक कम कर दिया था। भारत ने 2005 से 2020 के दौरान GDP के मुकाबले एमिशन इंटेंसिटी में 36% की कमी दर्ज की है। वहीं भारत ने 2030 तक एमिशन इंटेंसिटी में 45% तक की कमी करने का लक्ष्य रखा है। एमिशन इंटेंसिटी से मतलब है GDP की प्रति इकाई उत्सर्जन की मात्रा से। WSDS टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का एक फ्लैगशिप इवेंट है। इस इवेंट के जरिए टेरी की कोशिश रहती है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सरकारों, व्यवसायों, अकादमिक संस्थानों, वैज्ञानिकों और युवाओं आदि को एक मंच पर लाया जा सके। इस समिट का आयोजन 2001 से किया जा रहा है। टेरी की बात करें तो ये एक स्वतंत्र और बहुआयामी संगठन है। यह जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण आदि विषयों में गहन शोध करता है। टेरी के मुख्य क्षेत्र हैं संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना, सतत प्रक्रियाओं तक पहुंच को बढ़ाना और पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संस्था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। युद्ध केवल अशांति को जन्म नहीं देते, युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्वस्त करते हैं, आमजनों और सरकारों के मन में डर पैदा करते हैं। बाल्टिक देश लिथुआनिया ने रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे डर से एक ऐसा ही फैसला लिया है। दरअसल लिथुआनिया क्लस्टर बम को प्रतिबंधित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि से बाहर हो गया। क्लस्टर बम असल में सैकड़ों छोटे छोटे बमों का कलेक्शन होता है। जब इन बमों को दागा जाता है तो ये बहुत बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे टारगेट के आसपास भी भारी नुकसान पहुंचता है। लिथुआनिया की संसद ने बीते साल जुलाई में द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस को छोड़ने का फैसला लिया था। यूएन में इससे जुड़े डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अब यह फैसला लागू हुआ है। द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस 100 से ज्यादा सदस्यों वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह कन्वेंशन क्लस्टर युद्ध सामग्री के उपयोग, उत्पादन, ट्रांसफर और भंडारण पर प्रतिबंध लगाती है। इसे 30 मई 2008 को अपनाया गया था, जबकि यह लागू हुई थी 1 अगस्त 2010 को। भारत इसमें शामिल नहीं है। लिथुआनिया पहला देश है जो इस संधि से बाहर हुआ हो। साथ ही लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का ऐसा पहला देश है जो किसी बहुपक्षीय आर्म्स रेगुलेशन एक्ट से बाहर हुआ है। रूस और यूक्रेन दोनों ही इस संधि में शामिल नहीं हैं। दोनों ने ही युद्ध के दौरान क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। इस संधि से बाहर होने का कारण लिथुआनिया ने रूस का डर बताया है। लिथुआनिया नाटो का सदस्य है। उसे डर है कि यूक्रेन के बाद रूस उस पर हमला कर सकता है, इसलिए अपनी सैन्य क्षमता को हर तरह से वो मजबूत करना चाहता है। रूस यूक्रेन पर क्लस्टर बम का उपयोग कर चुका है, तो आगे भी उससे ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आपको बता दें कि लिथुआनिया यूरोप के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसके उत्तर में लातविया, पूर्वी और दक्षिण हिस्से में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में रूस स्थित है। बाल्टिक देशों में लिथुआनिया के अलावा लातविया और एस्टोनिया भी शामिल हैं। ये तीनों ही देश बाल्टिक सी के पूर्वी तट पर स्थित हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच।
एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। पनामा नहर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बनाए गए दबाव में एक नया अपडेट आया है। देखिए, दूसरी बार यूएसए की सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा पर यानी पनामा कंट्री पर पनामा नहर के परिचालन में चीन को तवज्जो देने के आरोप लगाए थे, जिससे चीन की मिलिट्री को उस क्षेत्र में बढ़त मिलती है। साथ ही इससे यूएसए की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है। अब खबर आई है कि हांगकांग के एक ग्रुप ने पनामा नहर के 2 पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर सहमति जताई है। इस हिस्सेदारी को खरीदने वाले समूह में यूएसए की ब्लैक रॉक नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी शामिल है। हालांकि हांगकांग के ग्रुप ने साफ किया है कि इस डील का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे यूएसए की जीत बताया है। पनामा का कहना है कि पनामा नहर के ऑपरेशंस पनामा कैनाल अथॉरिटी देखती है, जो कि पनामा सरकार के तहत एक एजेंसी है। वहीं पोर्ट्स का काम कार्गो हैंडलिंग का है, जिनके ऑपरेशंस प्राइवेट कंपनीज डील कर रही हैं। इन्हीं में से एक हांगकांग बेस्ड ग्रुप है। आपको बता दें कि पनामा नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कमर्शियल वाटरवेज में से एक है। यह नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच माल की आवाजाही में लगने वाले समय को बहुत कम कर देती है। पनामा नहर को 1904 से 1914 के बीच बनाया गया था। इसके निर्माण में यूएसए की अहम भूमिका थी। इस पर वर्तमान में नियंत्रण पनामा का है। पनामा नहर से पहले किसी जहाज को यूएसए की न्यूयॉर्क सिटी से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए 13,100 नॉटिकल मील की यात्रा करनी होती थी। इस यात्रा में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एकदम छोर से गुजरना होता था। वहीं पनामा नहर बनने के बाद ये यात्रा केवल 5200 नॉटिकल मील से पूरी की जा सकती है। यूएसए ने घोषणा की है कि यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी यानी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन साझा नहीं की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध में इस खुफिया जानकारी ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने साफ किया कि यह सस्पेंशन बहुत कम वक्त के लिए हो सकता है। यूक्रेन इस खुफिया जानकारी के जरिए रूस के ट्रूप्स की मूवमेंट को ट्रैक करता है। जाहिर है, इस सुविधा के बंद होने से यूक्रेन को नुकसान होगा। यूएसए की इस घोषणा के बाद फ्रांस ने यूक्रेन को मिलिट्री इंटेलिजेंस मुहैया कराने की बात कही है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक यूएसए ने यूक्रेन की मिलिट्री और इंटेलिजेंस सहायता दोनों बंद कर दी है। इसकी वजह से यूएसए चाहता है कि यूक्रेन यूएसए की शर्तों के मुताबिक युद्ध की शांति वार्ता में शामिल हो। यूएसए प्रशासन के मुताबिक इस सहायता को बंद करके यूक्रेन की युद्ध शांति को लेकर सीरियसनेस को भी परखा जा रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से रूस यूक्रेन युद्ध के समीकरण बदल चुके हैं। यूएसए के एक्शंस ने यूक्रेन को अलग थलग सा कर दिया है। ये वही यूएसए है जिसकी अगुवाई वाले नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन की पहल ने उसे युद्ध में धकेला है। इसके बाद यूरोप के देश एक महाद्वीप के स्तर पर साथ आने की बात कर रहे हैं। 6 मार्च यानी आज ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के बीच इस संबंध में वार्ता रखी गई है। फ्रांस का कहना है कि यूरोप एक नए दौर में है। यूएसए के रुख बदलने के बाद यूरोप को खुद को संभालने के लिए एकजुट होना होगा। आइए अब देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है फ्लेमिंगो बैलेंस। फ्लेमिंगो बैलेंस फिजिकल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक टेस्ट है। इसमें व्यक्ति के स्थिर संतुलन या स्टेबल बैलेंस बनाए रखने की क्षमता को परखा जाता है। इसमें व्यक्ति को एक पैर पर खड़ा होना चाहिए, जबकि दूसरा पैर पीछे की तरफ उठा हुआ होना चाहिए। ये पोजीशन फ्लेमिंगो पक्षी की नकल करती है। आप जितनी देर तक इस पोजीशन को बनाए रख सकते हैं, आप उतने ही फिट माने जाते हैं। इसमें लंबे समय तक स्थिर स्थिति में बने रहने की क्षमता को मापा जाता है। आप कितनी देर तक फ्लेमिंगो पोजीशन में रह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मुख्य व्यापार मार्ग यानी तोरखम बॉर्डर पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दरअसल यहां पाकिस्तानी और अफगान तालिबान बलों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बंद होने से व्यापार को भारी नुकसान हो रहा है। इस बंदी से अब तक लगभग $15 मिलियन का नुकसान हो चुका है। साथ ही अफगान व्यापारियों को हर दिन $5 लाख का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2024 में दोनों देशों के बीच $1.6 अरब का व्यापार हुआ था। प्रोजेक्ट स्टारलिंक के बहुत से सैटेलाइट पृथ्वी पर वापस गिर रहे हैं, जो वातावरण में जलने की वजह से चमकदार उल्का पिंड जैसे नजर आते हैं। ये दिखने में सुंदर लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ओजोन परत के लिए खतरनाक होता है। जब ये सैटेलाइट जलते हैं तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पार्टिकल्स छोड़ते हैं। ये पार्टिकल्स ऊपरी वातावरण में दशकों तक बने रहते हैं और ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। स्टारलिंक बहुत सारे सैटेलाइट से मिलकर बना एक इंटरनेट समूह है। इसे अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने बनाया है, जो 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों को इंटरनेट कवरेज देता है। यूरोपीय आयोग ने रक्षा के लिए 800 अरब यूरो जुटाने की योजना बनाई है। इस योजना में 5 मुख्य कदम शामिल हैं। पहला, वित्तीय नियमों में बदलाव कर देशों को अधिक रक्षा खर्च की अनुमति दी जाएगी, जिससे 650 अरब यूरो उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरा, 150 अरब यूरो का डेट सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे सैन्य परियोजनाओं को पैसा मिल सके। और तीसरा, कुछ डेवलपमेंट फंड्स को रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। चौथा, एक बचत और निवेश प्रणाली बनाई जाएगी, जिससे रक्षा कंपनियों को आर्थिक मदद मिलेगी। पांचवा, यूरोपियन निवेश बैंक अब सैन्य और पुलिस उपकरणों के लिए भी पैसा देगा, लेकिन हथियारों के लिए नहीं। हालांकि इस योजना को लागू करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए सभी यूरोपीय देशों की मंजूरी जरूरी है। नेचर फूड में पब्लिश एक लेटेस्ट रिसर्च में चेतावनी दी गई है कि अगर वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ता है तो दुनिया के फसल उत्पादन पर खतरा आ सकता है। अगर तापमान 2 डिग्री सी से अधिक बढ़ेगा तो फसल विविधता में 52% तक कमी आ जाएगी और 3 डिग्री सी तापमान वृद्धि पर यह 56% तक घट सकती है। मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका सबसे ज्यादा जोखिम में है, जहाँ 69% तक भूमि बंजर हो सकती है। इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका और यूरोप में कम जोखिम है। वहीं भूमध्य रेखा के पास फसल विविधता में सबसे बड़ी गिरावट देखी जाएगी, जिससे खाद्य आपूर्ति पर खतरा पैदा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिससे ऐसे धातु मिश्रण यानी एलॉय बनाए जा सकते हैं जो ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। आमतौर पर किसी एलॉय की मजबूती बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी कम हो जाती है, यानी वह ज्यादा दबाव या झटके सहने के बाद जल्दी टूट सकती है। लेकिन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि सही तकनीक से ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिकों ने मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट एलॉय MPEAs तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें खास तरह के मिश्रण बनाए गए हैं, जिनमें एक या दो नहीं बल्कि कई धातुएं शामिल होती हैं। जैसे इस एलॉय में क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल का इस्तेमाल किया गया है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल, द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्लस्टर युद्ध सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। भारत इस संधि में शामिल नहीं है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। दूसरा प्रश्न है, खबरों में रहा तोरखम बॉर्डर किससे संबंधित है? अफगानिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत, भारत चीन या फिर भारत म्यांमार? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, साल 2025 में COP30 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? ब्राजील, UAE, इंडोनेशिया या फिर मिस्र? सही जवाब है ब्राजील, विकल्प ए। और अगला प्रश्न था, भारत ने C3 यानी सिटीज कोalition फॉर सर्कुलरिटी लॉन्च किया है। यह संबंधित है शहरी क्षेत्र के सतत विकास से, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने से, समाज में समानता को बढ़ावा देने से या फिर कार्बन उत्सर्जन को कम करने से? सही जवाब है शहरी क्षेत्र के सतत विकास से, यानी विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।